आज बुद्ध पूर्णिमा है। कल से जेठ का महीना प्रारंभ हो जाएगा। हमारी खिड़की के बाहर अमलतास के बासंती झूमर धूप के सुनहरेपन को एक अजब सी नरमाई दे रहे हैं, और उस पेड़ के पीछे दूर तलक सोनी सड़क अनमनी सी चली जा रही है। हवा का हल्का सा झोंका आता है और अमलताश की रेशमी पाखुड़ियाँ हौले हौले गोल गोल घूमती धरती की ओर चल देती है। हमारे मन में ना एक अजब सी मीठी उदासी तारी हो रही है। नहीं नहीं, दुख की नहीं, अकेलापन तो बिल्कुल भी नहीं, बस एक तिनका भर उदासी जिसका मन में होना भी सुकून सा देता है। हमें लगता है ये असर है निर्मल वर्मा के शब्दों का। हमने अभी अभी पढ़कर समाप्त की है ना उनकी कहानी, निर्मल वर्मा की कहानी आदमी और लड़की। नहीं, पहली बार नहीं पढ़ी है, पहले भी पढ़ चुके हैं, पर निर्मल वर्मा को हर बार पढ़ना एक अलग ही अनुभव होता है। हर बार पढ़ना अलग अनुभव होता है। हम निर्मल वर्मा हमारे बहुत पसंदीदा, बहुतों के हैं पसंदीदा रचनाकार हैं। हम उनकी कहानियाँ अक्सर पढ़ते हैं। पीले पड़ गए हैं पन्ने उन किताबों के जो हमने अपनी नौकरी की पहली तनख्वाह से खरीदनी शुरू करी थी। यात्रा वृतांत हों, उपन्यास हों या कहानियाँ हों, निर्मल वर्मा को पढ़ते समय ऐसा लगता है, ऐसी अनुभूति होती है भीतर से, जैसे हम अपने भौतिक स्तर से इतर अपने भीतर की किसी बहुत कोमल हल्की धुंध में लिपटे हिस्से की यात्रा कर रहे हैं। एक अजब सी, कहते हैं ना, वो आध्यात्मिक विकलता उत्पन्न होती है निर्मल वर्मा को पढ़ते समय। निर्मल वर्मा जी के लिखे हुए पर कोई हम विश्लेषणात्मक टिप्पणी कर सकें या बातचीत कर सकें, इतनी सामर्थ्य हमारी नहीं। तो उस पर खाली ये कहा जा सकता है कि हमें कैसा लग रहा है। वैसे सच पूछिए तो निर्मल वर्मा जी का रचा जो होता है वो विश्लेषण का विषय लगता ही नहीं है। उसे बस अनुभूति के स्तर पर जिया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। निर्मल वर्मा का रचना संसार उनसे पूर्व के और उनके समकालीन और उनके बाद आए साहित्यकारों के रचना संसार से एकदम पृथक धरातल पर बसा हुआ लगता है। यानी हमारे भीतर के पाठक की अनुभूति ऐसे ही ये होती है। अब ये जो कहानी है ना, जो हमने अभी पढ़ी, आदमी और लड़की, इसका बैकग्राउंड, भारत, पृष्ठभूमि जो है इसकी भारत की नहीं है, संभवतः चेकोस्लोवाकिया की है। निर्मल जी ने वहाँ काफ़ी प्रवास भी किया है, विदेश यात्राएं तो बहुत की ही हैं, और काफ़ी जगहों पर लंबे लंबे समय तक प्रवास भी किया है। और उसका असर उनके प्रवास का, उनकी यात्राओं का, उनकी रचनाओं में दिखता भी है। और ये जो प्रभाव है ना, ये मात्र जो कहानी में रचे गए दृश्य होते हैं उनमें ही नहीं होता, वरन कहानी के ताने बाने में बुन वे हमें उस समय के वहाँ के सामाजिक राजनीतिक वातावरण, वहाँ के लोगों के जीवन के संघर्ष
उनके रखरखाव से भी परिचित कराते चलते हैं। तो ये जो कहानी है ना, आदमी और लड़की, ये प्रारंभ होती है एक व्यक्ति के किताबों के दुकान में प्रविष्ट होने के दृश्य से। वही प्रथम दृश्य है इस कहानी का। तो जो व्यक्ति दुकान में प्रविष्ट हुआ है वो दुकानदार से कहता है, अभी हीटिंग शुरू नहीं हुई। सर्दियों के दिन रहे होंगे और वहाँ सर्दियाँ बहुत पड़ती हैं। तो उसने पूछा, अभी हीटिंग शुरू नहीं हुई? दुकानदार का उत्तर होता है, नवंबर से पहले नहीं, चाहे बर्फी क्यों न गिरने लगे। बूढ़ा दुकानदार बहुत महीन भाव से सरकार पर कटाक्ष करता था। मुद्दत पहले वो दुकान का मालिक था, अब नए तंत्र के नीचे सरकार उसकी मालिक थी। उन किताबों की भी जो उसके बाप दादाओं ने पहली लड़ाई के ज़माने में जमा की थी, दुकान वही थी। पर रातों रात कानून की लकीर उसके और बाप दादा की विरासत के बीच एक खाई खोद गई थी। काउंटर पर वो अब भी बैठता था, वो दुकानदार काउंटर पर अब भी बैठता था, पहले की तरह ही। पर किताबों से उसका रिश्ता अब वैसा नहीं था। कैसा हो गया था? किताबों से उसका रिश्ता अब वैसा ही था जैसे बाप जीते जी अपने बच्चों को अनाथालय में देखता। ये उस कहानी का ही पैराग्राफ है। आखिरी पंक्ति जो है कि जो राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य उन्होंने इंगित किया इसमें, और करने के अतिरिक्त उन्होंने इन चंद पंक्तियों में दुकानदार की मनस्थिति और उसका दुख कुछ यूं कहा है कि दुख की एक बहुत महीन सी लकीर हमारे भीतर भी बहने लगती है। सच है ना? जो हमारी अपनी विरासत है, व्यक्तिगत विरासत है, ठीक है, वो उस समय के वहाँ के राजनीतिक उसके हिसाब से सब कुछ सबका साझा, संपत्ति सबकी साझा, ये समाजवाद का एक मानना है ऐसा। लेकिन फिर भी वो किताबें कैसे साझा हो सकती हैं? वो तो उस दुकानदार की अपनी विरासत ना, लेकिन किया कुछ नहीं जा सकता। कैसा दुख भरा होगा उसके मन में। और ये निर्मल वर्मा जी ने इन थोड़ी सी पंक्तियों में हम तक उसका दुख पहुंचा दिया है। एक और बात इसी कहानी में नहीं, और भी जो निर्मल वर्मा जी की कहानियां हैं, कौवे और काला पानी है और कहानियां हैं, तो उसमें रचनाओं में उनके पात्र अनुपस्थितियों को बहुत शिद्दत से महसूस करते हुए दिखाई पड़ते हैं। बहुत सी कहानियां हैं उनकी जिसमें कोई एक पात्र कहीं चला गया होता है, इसी एक कहानी में ही नहीं, और उसके वो जो चला गया होता है, बाकी बचे पात्र जो हैं वे अपने अपने तरीके से उस व्यक्ति को, उस अनुपस्थित व्यक्ति को बनाए रखने की चेष्टा करते दिखाई पड़ते हैं। कभी कभी पात्र लगभग सभी वहाँ पर उपस्थित होते हैं, पर काल, वो बीता हुआ समय, वो पात्र के रूप में जैसे सभी पात्रों के बीच में उपस्थित रहता है। और उपस्थित कैसे रहता है? स्मृतियों के सहारे। जी बिल्कुल ठीक समझा आपने, स्मृतियों के सहारे। और निर्मल वर्मा ने स्मृतियों को अपनी कहानियों में कुछ इस तरह से प्रयोग किया है कि वो हमारे मन में भी ये विश्वास रोपने में सफल रहते हैं कि जो दृष्टि की परिधि से परे है वो आवश्यक नहीं है कि वर्तमान से ओझल हो। दिखता भर नहीं है,
पर वो हमारे वर्तमान में उपस्थित रहता है। चले जाने के बाद भी लोग हों या समय, वो वर्तमान की परिधि में रहते हैं। उनकी कहानियाँ पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे वो स्मृतियों को कहानी में एक टूल की तरह या तकनीक की तरह प्रयोग करते हैं, ऐसा हमको लगता है। इस कहानी में भी जो पात्र किताबों की दुकान में प्रविष्ट होता है, वो बीच में शहर से बाहर चला जाता है। उस आदमी और दुकान में काम करने वाली लड़की के बीच किताबों के बेचने खरीदने के तारतम्य में एक संबंध स्थापित हो जाता है। और आदमी की पत्नी दूसरे शहर में है। पत्नी की बीमारी का तार पाकर आदमी उस दूसरे शहर जाता है। इसके बाद कहानी में निर्मल जी ने एक दृश्य का वर्णन किया है जिसमें लड़की आदमी के जाने के बाद उसके फ्लैट तक जाती है। लड़की के पास फ्लैट की चाबी है, डुप्लीकेट चाबी रहती है उसके पास हमेशा, लेकिन वो फ्लैट के अंदर नहीं जाती है। वो फ्लैट जिस बिल्डिंग में है, वो जो इस इमारत में है, उसके सामने के पार्क में खड़ी हो तीसरी मंजिल के उस फ्लैट के भीतर देखती है। आदमी खिड़की का पर्दा गिराना भूल गया है और सूरज की रोशनी कुछ ऐसे पड़ रही है कि कमरे में रखा टाइपराइटर, जिस पर लड़की आदमी के रिसर्च पेपर टाइप किया करती थी, वो गमला जो लड़की ने आदमी को भेंट किया था, और भी कुछ चीज़ें उस पार्क से दूर से उसको साफ दिखलाई पड़ रही हैं। और सच पूछिए, जब उनकी अपनी कलम से इस दृश्य को पढ़ते हैं ना, तो ऐसे दृश्यों में हम वो जो निखालिस निर्मल वर्मा वाला जादू होता है ना, उसको जीते हैं। जब अनुपस्थिति की दूरी और स्मृतियों में उतरती उपस्थिति का भान एक ऐसे कैलिडोस्कोपिक जाल की रचना करता है कि भीतर बहती कातरता की धार में भी एक मीठापन घुल जाता है। अनुपस्थित है जिसे हम याद कर रहे हैं, जो हमारा प्रिय है, जिसे हम अपने पास चाहते थे, उसकी अनुपस्थिति में दुख की कातरता तो अंदर होना स्वाभाविक है। लेकिन वो उस अनुपस्थिति में भी अपने वर्णन से उपस्थिति को कुछ इस तरह से ला देते हैं उसमें कि उदासी भी मीठी मीठी सी लगने लगती है। ऐसा अक्सर होता है ना कि जब कोई हमारे पास नहीं रहता है या नहीं रहता है, तो हम स्मृतियों का ताना बाना बुनकर उस अनुपस्थिति को उपस्थिति की अनुभूति में रूपायित करने की चेष्टा करते हैं। स्मृतियों का संसार वो जादुई क्षेत्र है जहाँ हम जो हैं और जो नहीं हैं, दोनों को साथ साथ जीने का सुख उठा पाते हैं। लेकिन क्या सचमुच इससे किसी के ना होने का शून्य पूरी तरह पाटा जा सकता है? नहीं, शायद नहीं, संभवतः नहीं, पाटा तो नहीं जा सकता पूरी तरह। ये सच है कि स्मृतियों के सहारे उस शून्य को हम बहुत हद तक भर पाने में, उस अपना जो भीतर का जो स्मृतियों के चलते आश्वस्ति बोध जो है, उसको जीने में कुछ हद तक सफल हो जाते हैं। पर फिर भी व्यतीत हुए काल और वर्तमान के बीच एक फांक रही जाती है, और वो फांक ना कभी भी पूरी नहीं हो पाती है, कभी पूरी नहीं हो पाती है वो फांक। और ये बात हम निर्मल वर्मा की अधिकांश कहानियों से गुजरते हुए अनुभव करते हैं। फिर कहानी कोई भी हो, आदमी और लड़की हो, एक दिन का मेहमान हो,
पिक्चर पोस्ट कार्ड हो, या फिर कौवे का काला पानी, माया दर्पण, या परिंदे। परिंदे निर्मल वर्मा जी की बहुत ही लोकप्रिय और परिचित कहानी। अब इस कहानी में क्या होता है, आदमी और लड़की कहानी में, ये जो शीर्षक है ना, शीर्षक आदमी और लड़की, तो उसमें आदमी की वय काफ़ी है, उम्र काफ़ी है, लड़की छोटी है, यही इसीलिए से संभवतः ये शीर्षक रखा है। कहानी का आदमी पत्नी के शहर से वापस लड़की के शहर आ जाता है। वे फिर उसी कमरे में साथ साथ होते हैं, पर टुकड़े टुकड़े वाक्यांशों में कभी पत्नी उपस्थित होती है उन दोनों के बीच, और कभी दोनों के भीतर की एक अजीब सी रिक्तता वो हम अनुभव कर सकते हैं। होता है ना ऐसा, जब तक लगातार आदमी लड़की के साथ था उसे ये अनुभूति ही शायद नहीं हुई थी, लेकिन उसके जाने के बाद, हालांकि वो जानती थी कि उसकी पत्नी दूसरे शहर में है, लेकिन उसके जाने के बाद वो जो जाने की जो अवधि थी उस बीच में वो पत्नी दूसरे शहर में रहते हुए अब फिर भी उपस्थित रही, उस आदमी के लौट आने के बाद भी उन दोनों के बीच अनुपस्थित होते हुए भी उपस्थित रही। ये अवसाद की जो एक महीन सी परत निर्मल वर्मा जी की कहानियों में जो है ना, एक अजब रोमांटिसिज्म का आकर्षण पैदा करती है। कुछ अधूरा सा, कुछ छूटा सा, कुछ ऐसा जो बिल्कुल साफ नहीं है, एम्बिगुअस सा, इन सब के बीच प्रेम की, एक दूसरे की होने की ज़रूरत की जो हल्की सी तरलता है ना, ये सब मिलकर बहुत ख़ास बनाते हैं निर्मल वर्मा के लिखे को। हमको तो ऐसा लगता है कि जब जब भी दिन बहुत सूखे और नीरस होते हैं, तब तब निर्मल वर्मा को पढ़ना बारिश की हल्की हल्की फुहारों में भीगने जैसा होता है। आपने भी पढ़ी होंगी कोई कहानी, कोई ना कोई कहानी निर्मल वर्मा जी की, या रचनाएं तो अवश्य पढ़ी होंगी। साझा करिएगा आपका अनुभव क्या कहता है। धन्यवाद।